नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर सीपीसीटी, व्यापम, व्यापम के पटवारी, ग्रुप टू, सब ग्रुप फोर जैसे सभी एग्ज़ाम जो कि व्यापम कराता है या मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उन सभी के सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व देखना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जितने भी पेपर होंगे व्यापम के द्वारा या एमपी में जितने भी पेपर होंगे जिसमें कंप्यूटर आता होगा या ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आएगा वहाँ के पेपर्स आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसीटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक अनसॉल्व पेपर लेके बैठा हुआ हूँ जो कि 7 दिसंबर 2022 की पहली शिफ्ट का। अगर आपको इस पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो इसका अनसॉल्व वर्जन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसी प्रकार पटवारी व दूसरे अन्य एग्जामों के पेपर भी आपको हमारे वहाँ पर चैनल पर मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया पेपर डालूं आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हमारे सीपीसीटी के पहले पेपर को जो कि 7 दिसंबर 2022 को पहली शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन पेपर क्या कहता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर आपसे कहता है क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप अपना, यहाँ पर अपना लिखा हुआ है, अपना कंप्यूटर जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन करते हैं तो सभी आइकन्स को दर्शाती हुई कौन सी स्क्रीन खुलती है? डेस्कटॉप, फेस टू फेस, व्यूअर और व्यू स्पेस। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सभी आइकन्स को दर्शाती हुई कौन सी स्क्रीन खुलती है? तो दोस्तों आप बताइए, जब अपन कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर पर सभी आइकन्स कहाँ दिखाई देते हैं? तो आंसर दिखाई देते हैं डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, डेस्कटॉप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है? किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम देखें तो क्या बोला हुआ है, कौन सी इकाई किसकी, कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है? तो डेटा की इकाई हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली होती है बिट, बिट के बाद होती है निबल जिसको हम लिखते नहीं लेकिन हम लिखते हैं बाइट, बाइट के बाद होती है हमारी केबी, केबी के बाद होती है हमारी एमबी, एमबी के बाद होती है हमारी जीबी, जीबी के बाद होती है हमारी टीबी और टीबी के बाद होती है हमारी पीबी। तो यहाँ पर देखिए, ये सारी सारी यूनिट मैंने आपको लिख दी हैं। और अगर हम यहाँ चलें तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी पूछी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है? किलोबाइट। किलोबाइट के नीचे मेगाबाइट दिया जाता है। देखो, इसको लिख देते हैं केबी, इसको लिख देते हैं टीबी, इसको लिख देते हैं जीबी और इसको लिख देते हैं एमबी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है? तो सबसे बड़ी है पीबी, लेकिन पीबी तो ऑप्शन में नहीं है। पीबी के बाद कौन सी बड़ी है? टीबी। तो यहाँ पर टीबी दी गई है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है फायर वायर डैश इंटरफेस। यहाँ पर टाइपिंग में एरर है, या इंटरफेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंटरफेस के लिए एक और नाम है समानांतर, IEEE 1394, USB और मिडी। तो पहले हम बात करते हैं फायर वायर। तो फायर वायर क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिसका इस्तेमाल, तो फायर वायर का इस्तेमाल करता कौन है? तो फायर वायर का इस्तेमाल करता है एप्पल। अब फायर वायर जब एप्पल ने बनाई तो ये एक अलग स्टैंडर्ड का पालन करता है और वह अलग स्टैंडर्ड है IEEE 1394। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। याद रखिएगा कि जब भी सवाल आ जाए कि फायर वायर इंटरफेस के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो तो आप आंसर लगाएंगे 1EEE 1394। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डैश पूर्वानुमान विश्लेषकी और डेटा दृश्यावलोकन हेतु एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग भाषा है। ठीक है, आर प्रोग्रामिंग भाषा, सी प्रोग्रामिंग भाषा, C++ प्रोग्रामिंग भाषा और लिस्प। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर आप देखें विश्लेषकी, डेटा दृश्यावलोकन हेतु ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग भाषा, तो यहाँ कीवर्ड क्या है कि ये क्या है, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। और हम सभी जानते हैं कि सी भाषा, C++ भाषा और किसके लिए हैं, ये दोनों ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में अंतर आती हैं। स्क्रिप्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। और लिस्प जो है वो हमारी AI बेस्ड लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर हो जाएगा 2, आर प्रोग्रामिंग भाषा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आर प्रोग्रामिंग भाषा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या का आर्क टेंजेंट देता है? क्या देता है? आर्क टेंजेंट। लिख देता हूँ ARCTAN। क्या लिख देते हैं? ARCTANGENT आर्क टेंजेंट। अब एक्चुअली यहाँ पर हमने फंक्शन का क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फंक्शन का क्वेश्चन है। तो अब देखिए टेंजेंट, तो टेंजेंट अगर हम बात करें तो टेंजेंट का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ टेंजेंट का अर्थ है टेन। हम सभी जानते हैं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो टेंजेंट का शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टेन लिखते हैं। अब क्या बोला हुआ है? कौन सा? एक आर्क। यहाँ देखिए ARC, तो आर्क के लिए ए और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? ए और जुड़ जाएगा। तो यहाँ बचा क्या? A10, और A10 ऑप्शन कौन सा है? चौथा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? A10। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखिए। डैश कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य वर्किंग मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और मास मेमोरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में इस्तेमाल में लाई जाती है मुख्य वर्किंग मेमोरी, मतलब मेन वर्किंग मेमोरी, मतलब वह मेमोरी जो मेन मेमोरी है और जिसमें हम इस्तेमाल यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो मास मेमोरी नाम की कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, पहले तो ये कैंसिल हो गया। अब रीड ओनली मेमोरी का इस्तेमाल हम केवल एक बार करते हैं बायोस को रीड करने के लिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब फ्लैश मेमोरी जो होती है, कभी भी फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल हम किसके? पेन ड्राइव, अब जानते हैं पेन ड्राइव या EEPROM के लिए करते हैं। तो लगातार कौन सी मेमोरी इस्तेमाल में लाई जाती है? मुख्य वर्किंग मेमोरी। ध्यान दीजिए, यहाँ जो मेन वर्ड है जिस पे आपको ध्यान रखना है वो है वर्किंग। तो वर्किंग वर्ड से क्या पता पड़ता है कि मुख्य मेमोरी, तो वो है हमारा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह वह मेमोरी होती है जिसका हम लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक डैश फ्लैट डेटाबेस के रूप में काम कर सकते या सकती है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कर सकती है स्प्रेडशीट, ओरेकल, लैंग्वेज और डेटा। तो अब यहाँ पर पूछा हुआ है एक डैश फ्लैट डेटाबेस के रूप में काम कर सकते या कर सकती है। फ्लैट डेटाबेस का मतलब होता है कि एक ऐसा डेटाबेस जिसमें केवल क्या हो? रो एंड कॉलम्स हों। तो यहाँ फ्लैट डेटाबेस का मतलब क्या है? कि डेटाबेस के बेसिक फीचर हों। डेटाबेस के क्या हैं? बेसिक फीचर हों। और बेसिक फीचर क्या होता है डेटाबेस का? वो होता है कि डेटा रो और कॉलम में लिखा जाए। और हम सब जानते हैं कि ओरेकल क्या है? ओरेकल एक DBMS है, सही बात है, लेकिन ये क्या है? एडवांस्ड है। लैंग्वेज और डेटा तो आंसर हो नहीं सकता। अब डेटाबेस के रूप में कौन काम करने को बचता है? जहाँ रो और कॉलम हो, तो आंसर है ए, स्प्रेडशीट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्या है? QR कोड रीडर्स और बार कोड रीडर्स डैश प्रकार के हैं? तो QR कोड रीडर्स और बार कोड रीडर्स मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें QR कोड रीडर एंड बार कोड रीडर, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही हमारे इनपुट डिवाइस हैं। क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। और अगर ये इनपुट डिवाइस हैं तो यहाँ पर आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। अब इनपुट हैं तो यहाँ पर क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर भी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही आउटपुट हैं। बचा क्या? स्कैनर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, स्कैनर। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपसे आराम से आंसर बनेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक डिजिटल छवियों को डिजिटल तरीके से डिस्क या अपनी मेमोरी पर रिकॉर्ड करता है? कैमरा, मॉनिटर, माउस एंड प्रिंटर्स। तो ध्यान दीजिए, एक डिजिटल डैश छवियों को डिजिटल तरीके से डिस्क या अपनी मेमोरी पर रिकॉर्ड करता है। छवियाँ मतलब इमेजेस। तो भाई इमेजेस को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैमरे का, मॉनिटर का, माउस का या प्रिंटर का? और हम सभी जानते हैं कि भाई इमेजेस को स्टोर करने के लिए, हम रिकॉर्ड करने के लिए हम कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस पर फोकस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। CPU का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर और अन्य घटकों के सभी कार्यों में समन्वय करता है? यहाँ समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। समन्वय मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन है, याद रखिएगा। समन्वय का मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन करता है। मदरबोर्ड, समन्वय बोर्ड, कंट्रोल यूनिट और ALU। तो अब बात की गई है कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? तो हम सभी जानते हैं कि ALU का काम क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। कंट्रोल मतलब जो सभी को नियंत्रित करे, कोऑर्डिनेट नहीं करे। तो अब बचा हुआ है क्या? कि भाई कंप्यूटर अन्य घटकों के सभी कार्यों, समन्वय बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो आंसर बचा ए, मदर बोर्ड।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ हम बात करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो करेक्ट कर लेते हैं इसको अपन, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो क्या बोला हुआ है, सीपीयू का भाग पूछा है ना हमसे, तो सीपीयू का भाग हमसे भी जानते हैं क्या है सीपीयू। यहाँ पर जो सीपीयू वर्ड है वो मदरबोर्ड, ये इस्तेमाल हुआ है हमारा माइक्रो प्रोसेसर के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। और हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए अगर इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर मदरबोर्ड आंसर नहीं हो सकता। अब बचा क्या, एएलयू आंसर नहीं है, मदरबोर्ड आंसर नहीं है, अब समन्वय बोर्ड तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब बचा क्या कि केवल कंट्रोल यूनिट ही ऐसा है जो क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, इसका काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट है। थोड़ी सी गलती हो गई थी अपन पे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर जल्दी ही समझ में आ गई। तो यहाँ पर आंसर हो जाए तीसरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इसका मुख्य काम है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डैश निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, इसे केवल 0 और 1 के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, बेसिक, कोबोल, मशीन और फोर्ट्रॉन। और अगर आपने कभी भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो हम जानते हैं निम्न स्तरीय भाषा केवल दो होती हैं, या तो असेंबली या फिर मशीनी। और यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वो है मशीनी। तो सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा तीसरा, मशीन लैंग्वेज। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्टैटिक रैम का सही ढंग से वर्णन करता है, क्या करता है, स्टैटिक रैम का सही ढंग से वर्णन करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मेमोरी डिवाइस जो प्रकृति में चुंबकीय होती है और उन्हें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। पहली बात, रैम है तो ये इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, जैसे ही अगर ये रैम है ये कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल। और यहाँ चुंबकीय बोला हुआ है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन पढ़िए, मेमोरी डिवाइस जो प्रकृति में चुंबकीय होती है और उन्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इन्होंने फिर चुंबकीय बोल दिया, तो यहाँ तो हमें आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो दूसरा भी आंसर गलत हो गया। तीसरा पढ़िए, मेमोरी डिवाइस जिसे अगर बार बार रिफ्रेश नहीं किया जाए तो उसमें संग्रहित डेटा को लागू विद्युत आपूर्ति के साथ बनाए रखना संभव नहीं होता। तो यहाँ देखिए, जिसे बार बार रिफ्रेश नहीं किया जाए तो उसमें रखा डाटा को विद्युत आपूर्ति से बनाए रखना संभव नहीं होगा। तो रिफ्रेश करने की आवश्यकता डी रैम को होती है। किसको होती है, डी रैम की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ बात किसकी की गई है, एस रैम की। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं, तो आंसर ऑटोमेटिकली चौथा हो जाएगा। अब चौथा हम पढ़ लेते हैं। मेमोरी डिवाइस जिसमें संग्रहित डेटा तब तक रहता है जब तक विद्युत आपूर्ति बरकरार रहती है। तो यहाँ पर चौथा आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आँखों से सबसे आसानी से पहचाने जा सकने वाले बारकोड में यूपीसी होता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ बारकोड है और यूपीसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। देखते हैं, यूनिवर्सल प्रिजन कमांड, अनइवन प्रोग्राम कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और यूनिवर्सल प्रोग्राम कोड। तो यूपीसी का जो है, जो ये बार कोड का अन्य नाम है और इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश ग्राफिक टैबलेट डैशबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। चलिए, सीरियल, PS2, USB एंड पैरेलल पोर्ट। तो क्या बोला हुआ है, ग्राफिक टैबलेट। तो ग्राफिक टैबलेट एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप ये बात समझ लीजिए। तो कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ग्राफिक टैबलेट जो होते हैं ये सीरियल और पैरेलल इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, सीरियल और पैरेलल मेथड है। ठीक है। अब बचा PS2 एंड USB। तो PS2 एंड USB कीबोर्ड और माउस का है, ये कीबोर्ड और माउस का है। तो बचा क्या, USB। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरे का USB। चौदहवें का आंसर क्या है, USB। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक फ्लॉपी डिस्क में डैश होते हैं, केवल सेक्टर, केवल वृत्ताकार ट्रैक और सेक्टर दोनों, और ट्रैक बॉल। तो फ्लॉपी डिस्क में डेटा किसमें स्टोर होता है, हम सभी जानते हैं कि फ्लॉपी में डेटा ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में स्टोर होता है, और ये ऑप्शन है तीसरा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, जब आपके पास एक्सेस के उपयुक्त अधिकार नहीं होते तो विंडोज़ में फाइल और फोल्डर के एक्सेस के दौरान आपको एक एरर संदेश प्राप्त होता है। वह क्या है, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस नॉट अलाउड, रॉन्ग एक्सेस और इनवैलिड एक्सेस। तो अब बोला क्या गया कि भाई अगर आप क्या कर रहे हैं, विंडोज़ में किसी फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने की अनुमति आपको नहीं है, और अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर एक एरर मैसेज आएगा। तो आप ज़रा बताइए कि अगर आप गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो क्या लिख के आता है, तो लिख के आता है एक्सेस डिनाइड।
मतलब अनुमति नहीं। और ये ऑप्शन है पहला, याद रखिएगा। अगर आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं और आप गलत पासवर्ड डाल देंगे तो वहाँ पर जो एरर आएगा वो होगा एक्सेस डिनाइड। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्न में से यूज़र द्वारा प्राप्त किए गए सर्वर के एक्सेस के वैकल्पिक मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? करप्ट, बाईपास, क्रैश एंड स्कैन। तो अब यहाँ पर आप बात कीजिए कि ये भाई यूज़र है, ये है यूज़र और ये है हमारा सर्वर। ये हमारा क्या है? सर्वर है। तो इस चीज़ को इस तरह समझिए कि यूज़र सर्वर को इस तरह से इस्तेमाल करता है, ये क्या है? मेन पाथ है। यूज़र को सर्वर से कनेक्ट करने का ये मेन पाथ है। अब सर्वर ने क्या किया? यूज़र ने क्या? एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर लिया। एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर लिया कहाँ तक? सर्वर तक पहुँचने का। सर्वर तक पहुँचने का। तो ये मेन पाथ है और ये अल्टरनेट पाथ है। तो यहाँ जो अल्टरनेट पाथ है इसे क्या कहा जाएगा? तो भाई करप्ट तो नहीं कहा जा सकता, तो इसे बोलेंगे बाईपास। क्या बोलेंगे? बाईपास बोलेंगे। तो जो भी जो अल्टरनेट पाथ होते हैं इनके लिए जो सही टर्म है वो बाईपास होता है कि भाई आप सीधे सीधे एक्सेस नहीं कर पा रहे तो आपने ये कर लिया, एक अल्टरनेट पाथ बना लिया और उसे क्या कहा जाएगा? बाईपास कहा जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बाईपास। देखिए अगले क्वेश्चन पर फोकस करिए। कौन सा प्रिंटर एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है? लेज़र प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो क्या बोला? फोटोकॉपी मशीन की तरह, तो वो काम करता है लेज़र प्रिंटर। कई बार क्वेश्चन आ जाए कि भाई फोटोकॉपी मशीन किस तरह से काम करती है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? लेज़र प्रिंटर। तो याद रखिएगा, तो लेज़र प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन की तरह ही कार्य करती है या फोटोकॉपी मशीन लेज़र प्रिंटर के कंसेप्ट पर काम करेगी। तो अगले क्वेश्चन पर बात करिए। अगला क्या है? जब कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटरों और स्कैनरों को केंद्रीय रूप से साझा किया जाता है तो तो इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग और मेमोरी शेयरिंग। तो क्या बोला? नेटवर्क में प्रिंटर और स्कैनर को साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो भाई देखिए नेटवर्क में प्रिंटर और स्कैनर दोनों ही क्या है? रिसोर्स हैं। दोनों ही क्या हैं? रिसोर्स। और नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या है? डेटा इन रिसोर्सेज को साझा करना। तो डेटा तो साझा हो नहीं रहा, यहाँ क्या साझा हो रहे हैं? डिवाइसेस। तो यहाँ पर सही वर्ड है रिसोर्स शेयरिंग। याद रखिएगा, नेटवर्क की सही डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर डेटा और संसाधनों को साझा किया जाता है। तो डेटा तो साझा हो नहीं रहा, हमारे प्रिंटर और स्कैनर साझा हो रहे हैं, तो इनके लिए सही वर्ड क्या हो जाएगा? रिसोर्स शेयरिंग। तो यहाँ पर आंसर तीसरा है। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या है? सम SQ 9 एंड 10। तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर 9 एंड 10, 9 और 10 का स्क्वायर और उसका सम। तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का सम तो हो जाएगा क्या? 81 प्लस 100 और ये हो जाएगा 181, जो कि दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए। MS एक्सेल 2019 में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो क्या बोला हुआ है? सेल में नई लाइन प्रविष्ट करना, मतलब लाइन ब्रेक। क्या बोला हुआ है? लाइन ब्रेक बोला हुआ है। तो एक्सेल में लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? और ये हम सभी जानते हैं कि MS एक्सेल में लाइन ब्रेक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट प्लस इंटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा लेज़र प्रिंटर का एक लाभ है? किसका? लेज़र प्रिंटर का लाभ है। तो देखेंगे लेज़र प्रिंटर क्या लाभ होता है। यह है कम वार्म अप टाइम की आवश्यकता हो सकती है, लंबे फुटप्रिंट होते हैं, वोल्टेज के अधिक उपयोग से कार्बन का उत्सर्जन कम होता है और उत्पादकता बढ़ जाती है। तो लेज़र प्रिंटर अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तेज़ होते हैं। कैसे होते हैं? तेज़ होते हैं। अब ये पर कहीं पर नहीं लिखा होता कम वार्म अप टाइम, मतलब प्रिंटर को हीट होने में, प्रिंटर को काम करने में कम समय नहीं, प्रिंट आउट निकालने में कम समय लगता है। तो यहाँ पर आंसर है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उत्पादकता बढ़ेगी। ये बाकी के ये सारे के सारे जो वर्डिंग है ये लॉजिकल नहीं है। तो चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी 124 निबल्स के बराबर है? 62 बिट, 124 बिट, 124 बाइट और 62 बाइट। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि भाई 4 बिट के बराबर एक निबल होती है और 1 बाइट के बराबर 2 निबल होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 4 बिट में एक निबल, तो यहाँ पर अगर देखें क्या देखेंगे? 4 बिट में, तो यहाँ पर क्या हो गया? 124 निबल 62 बिट्स के बराबर हो सकती है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 4 बिट होती हैं किसके बराबर? एक निबल के बराबर। तो यहाँ 124 निबल्स हैं तो वैल्यू तो हो नहीं सकती, ये तो गलत है। अगला 124 निबल 124 बिट्स के बराबर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब 124 बाइट्स के बराबर हम जानते हैं 1 बाइट में 2 निबल होती हैं, 1 बाइट में 2 निबल, तो 124 निबल्स में कितनी हो जाएंगी?
आधी बाइट, मतलब 62 बाइट्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। आप समझ लीजिए कि 8। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, मैंने बोला हुआ है क्या, 1 बाइट इज इक्वल टू 1/2 निबल, मतलब एक निबल के, ठीक है। यहाँ अगर हम बात, सॉरी गलती से लिख दी, उल्टा लिख दिया हमने। तो हम क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट। अब सही है, तो 2 निबल इक्वल टू 1 बाइट है, तो 164 कितने, 24 किसकी हो गई, 62 के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क उपयोगिता है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि अंतिम उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़े उपकरणों तक पहुंच सकता है या नहीं। नेट स्टेट, पिंग, कनेक्ट एंड सेंड एंड रिसीव। तो पहले क्या है, नेटवर्क उपयोगिता। नेटवर्क उपयोगिता मतलब क्या है, एक नेटवर्क की यूटिलिटी है, क्या बोल दीजिए, यूटिलिटी है, जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि अंतिम उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़े उपकरणों तक पहुंच सकता है या नहीं। तो अगर हम बात करें, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, नेटवर्क की जांच। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, नेटवर्क की जांच, कि नेटवर्क प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो नेटवर्क की जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप पढ़े होंगे तो नेटवर्क की जांच करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पिंग का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 पिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पिंग आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है। बिंग, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी। तो वेब ब्राउज़र के बारे में हम सभी जानते हैं कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है और सफारी भी है। तो यहाँ पर बिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बिंग हमारा सर्च इंजन है और पूछा क्या है, वेब ब्राउज़र। और अगर आप थोड़ी भी समझदारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिंग। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फाइलों को ऑनलाइन सहेजने, ध्यान देखिए, फाइलों को ऑनलाइन सहेजने और उन्हें किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर से कहीं भी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। गूगल ड्राइव, गूगल टॉक, प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर बात की गई है कि भाई इनमें से हम किसका इस्तेमाल फाइलों को नेटवर्क पर सेव करने और अपने फ़ोन, अपने टैबलेट के माध्यम से एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो पहली बात, प्रिंटर और हार्ड डिस्क तो हार्डवेयर हैं, ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब क्या होता है कि ऐसा कौन सा फीचर है इन दोनों में से, गूगल टॉक और गूगल ड्राइव में, जिसमें डाटा रहता है, फाइलें रहती हैं। और अगर आप थोड़ी भी समझदारी रखते हैं, थोड़ा भी फ़ोन चलाते हैं, तो आपको पता है गूगल ड्राइव होता है क्या, क्लाउड सर्विस। ये क्या है, क्लाउड सर्विस है, गूगल की क्लाउड सर्विस, जो क्या करती है, हमें इंटरनेट पर अपने डेटा को सहेजने की अनुमति देती है। ओके, तो वही बात की गई है, तो आंसर है ए। अब क्लाउड सर्विस है तो इसकी स्टोरेज कितनी होती है, तो इसकी स्टोरेज है भी 15 GB। हम 15 GB तक के डेटा को फ्री में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डी वर्ग के मल्टीकास्ट समूहों के लिए निम्नलिखित में से किस IP एड्रेस को आरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्लास से है, ये कहाँ से है, क्लासेस से है। और क्लासेस के ऊपर मैंने हमारे मेन चैनल पर, जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर मैंने एक काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखी है, तो वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो क्लास डी के लिए आरक्षित कौन सा है, और हम सभी जानते हैं कि क्लास डी के लिए होती है 224 से लेके 239, जो कि ऑप्शन 3 में दे रखी है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट पर काम करते समय अगर गलती से कुछ डेटा मिटा दिया जाता है तो आप इसे दोबारा कैसे प्राप्त करेंगे। Ctrl+R दबाकर, Ctrl+X दबाकर, Ctrl+V दबाकर और Ctrl+Z दबाकर। तो दोस्तों क्या बोला हुआ है, गलती से कुछ डेटा मिट जाता है, इसे दोबारा प्राप्त करना है। मतलब कोई कमांड आपने क्या करे, इरेज कर दिया और डाटा की पुनः प्राप्ति करना चाहते हैं। मतलब दोबारा मतलब क्या है, आप अंडू करना चाहते हैं। और अंडू की कमांड क्या है, Ctrl+Z। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा लाइनक्स फाइल सिस्टम जर्नलिंग फीचर को सपोर्ट नहीं करता। तो पहली बात है, जर्नलिंग एक फ़ीचर है, जर्नलिंग क्या है, एक फ़ीचर है, और इस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई अगर फाइल सिस्टम क्रैश कर जाए, अगर सिस्टम क्रैश कर जाए तो डेटा रिकवर हो सके। ये क्या है, एक ऐसा फीचर है जिसका इस्तेमाल अगर सिस्टम क्रैश कर जाए तो डेटा को रिकवर करने के लिए करते हैं। तो लाइनक्स में क्या है, एक्सटेंशन 2, एक्सटेंशन 3, एक्सटेंशन 4, एक्सटेंशन 5, ये क्या है, एक्सटेंडेड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। तो भाई कौन सा जर्नलिंग फीचर सपोर्ट नहीं करता, तो एक्सटेंशन 2 जर्नलिंग को सपोर्ट नहीं करता। बाकी एक्सटेंशन 3, एक्सटेंशन 4, एक्सटेंशन 5 ये सभी जर्नलिंग को सपोर्ट करते हैं। जर्नलिंग क्या होती है कि फाइल अगर क्रैश कर जाए तब भी हम उसके डेटा को रिकवर
कर पाएँ। तो यहाँ पर जो लाइनक्स के फाइल सिस्टम है एक्सटेंशन 2, 3, 4, 5 इनमें से 2 ओल्ड है और ये जनरल लिंक को सपोर्ट नहीं करता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों की श्रेणी में से संबंधित है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। और हम सब जानते हैं कि लेज़र, इंकजेट, थर्मल ये सभी क्या हैं? नॉन इम्पैक्ट की सेट कैटेगरी में आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट पूछा हुआ है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ वेब पेजों को स्वतंत्र पेन में विभाजित किया गया है जिन्हें नाम दिया जाता है एक्सेल, आउटलुक, फ्रेम एंड बॉक्सेस। तो देखो क्या बोला हुआ है, वेब पेजों को स्वतंत्र पेन में विभाजित किया जाता है। तो आप यहाँ पर इस तरह समझिए कि भाई ये अगर आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन है और यहाँ पर आपका वेब पेज आ रहा है, यहाँ पर वेब पेज, तो वेब पेज को कई बार कई सारे सेगमेंट छोटे छोटे हिस्सों में दिखाया जाता है। यहाँ अलग इन्फॉर्मेशन, यहाँ अलग इन्फॉर्मेशन, यहाँ अलग और यहाँ अलग। तो प्रत्येक जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे? तो भाई एक्सेल और आउटलुक तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप एक्सेल और आउटलुक सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपके साथ थोड़ी सी समस्या है, आपको कंप्यूटर की बेसिक समझ नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? एक्सेल और आउटलुक तो नहीं होगा। तो अब बचा क्या? या तो फ्रेम है या बॉक्सेस होगा। तो आप ही बताइए कि अगर वेबसाइट है, जो हमारी वेबसाइट के जो हमारे हिस्से हैं, तो इन हिस्सों के लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? इन हिस्सों के लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे? तो आप खुद ही बता दीजिए। तो बताइए इन एक्सेल के लिए आप क्या वर्ड प्रेफर करना इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर सही वर्ड है फ्रेम। क्या वर्ड सही है? फ्रेम। तो यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे फ्रेम। क्या आंसर लगाएंगे? फ्रेम आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है? तो कैरेक्टर इनकोडिंग के संबंध में यूटीएफ का पूरा नाम है, मतलब फुल फॉर्म पूछा हुआ है। यूटीएफ का पूरा नाम पूछा हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं यूटीएफ का पूरा नाम क्या होता है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर यूटीएफ का क्या देख रखा है? यूनियन ट्रांसफ़र फॉर्मेट, यूनिक ट्रांसफ़र फॉर्मेट, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट और यूनिकोड ट्रांजिट फॉर्मेट। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इनकोडिंग के बारे में बात की गई है। तो इनकोडिंग हम जानते हैं यूनिकोड एक इनकोडिंग सिस्टम है, तो यूनियन और यूनिक तो आंसर होंगे नहीं। अब क्या यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट या यूनिकोड ट्रांजिट फॉर्मेट? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, तीसरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला देखिए, दो कंप्यूटरों के बीच फाइल भेजने या प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिए, फाइल भेजने या प्राप्त करने के लिए सेंड एंड रिसीव, फाइल को हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो स्लिप, यूआरएल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एफटीपी। तो पहले बात ये प्रोटोकॉल, तो दोस्तों इनमें से यूआरएल और इंटरनेट एक्सप्लोरर तो प्रोटोकॉल ही नहीं है, या तो स्लिप है या एफटीपी है। और फाइल भेजने या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है एफटीपी का। किसका इस्तेमाल होता है? एफटीपी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कीजिए। अब अगला भी फुल फॉर्म है। ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ है, तो पीओपी का अर्थ क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोग्राम, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉपुलर ऑफलाइन प्रोग्राम और प्रोटोकॉल ऑन प्रोटोकॉल। तो पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या अर्थ होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, MS वर्ड 2016 में कौन से टैब का उपयोग करके आप एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हैं? किसको? एंड नोट को। तो पहले ध्यान दीजिए, टैब पूछा हुआ है, किसके लिए? एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एंड नोट को इंसर्ट करने के लिए आप किस टैब का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, इंसर्ट टैब है, रेफरेंस टैब है, टेबल टैब नहीं है। टेबल नाम का टैब MS वर्ड 2016 में नहीं होता। वहीं पर अगर हम बात करें फॉर्मेट नाम का टैब भी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है? तो तीसरा और चौथा आंसर हो नहीं सकता। अब एंड नोट, तो एंड नोट जो अगर आप देख रहे हैं तो एंड नोट आपको मिलता है हमेशा कहाँ पे? रेफरेंस में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2, ये इंसर्ट में नहीं मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट स्लाइड शो मोड में, ध्यान दीजिए स्लाइड शो मोड में यदि वर्तमान में चयनित पॉइंटर एक पेन है तो पॉइंटर को एरो में बदलने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाएगा? तो ध्यान दीजिए, अगर आप पेन है, पेन को किसमें बदल रहे हैं? पॉइंटर को एरो में बदल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप पॉइंट को एरो में बदल रहे हैं, Ctrl+P से या पेन से एरो में आ रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे Ctrl+A का। किसका इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+A का। ओके, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो देखिए MS पावर पॉइंट की स्लाइड शो मोड में प्ले और पॉज के बीच टोगल करने के लिए, तो भाई प्ले एंड पॉज मतलब प्ले करना है और रोकना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? Alt+T, Alt+P,
अल्ट प्लस M4 M अल्ट प्लस Q। तो याद रखिएगा प्ले एंड पॉज की पॉज मतलब टोगल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट प्लस P का। किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट प्लस P का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चार्ट का एक प्रकार नहीं है? ध्यान देखिए, प्रकार नहीं है। बार, एरिया, फ्यूज़न और लाइन। तो दोस्तों आप अगर चार्ट के टाइप जानते हैं तो फ्यूज़न नाम की कोई चार्ट नहीं पढ़ते, और यही तो पूछा है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए। MS एक्सेल में परिवर्तनशील वस्तुओं के बीच विश्वास के एक निश्चित अंतराल विभिन्न प्रकार के पारस्परिक संबंध, ध्यान देखिए पारस्परिक संबंध डैश प्रकार के चार्ट के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए पारस्परिक संबंध डैश प्रकार के चार्ट के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। रडार, स्कैटर, पोलर और पाई। क्या दिया हुआ है? रडार, स्कैटर, पोलर एंड पाई। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? तो ध्यान इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पारस्परिक संबंध, इंटर रिलेशन। तो इंटर रिलेशन के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? तो इंटर रिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है स्कैटर चार्ट का। जहाँ भी सह संबंध रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए तो हमारा आंसर हो जाता है स्कैटर चार्ट, याद रखिएगा। जहाँ भी सह संबंध और रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए वहाँ पर आंसर हो जाएगा स्कैटर चार्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेल में 5वीं पंक्ति और 7वें कॉलम के प्रतिच्छेद पर स्थित कोष्ठक या सेल का पता इनमें से कौन सा होगा? तो कॉलम कौन सा? 7वां। तो हम जानते हैं 7वां कॉलम मतलब हम जानते हैं ABCDEFGH। तो ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां। कॉलम कौन सा है? कॉलम कौन सा? 7वां। तो मतलब G। और रो कौन सी? 5वीं। तो G5। तो यहाँ देखिए G5 कौन सा है? पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा A। तो यहाँ कॉलम और रो दिया जाए और क्या निकालना है? एड्रेस निकालना है, तो हो जाएगा G5। चलिए अगला देखिए। जैसा कि स्थलाकृतिक मानचित्र में होता है, रंग और पैटर्न उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जो मूल्यों की समान श्रेणी में हैं। वैसे डैश उपयोगी होते हैं जब आप डेटा के दो सेटों के बीच इष्टतम संयोजन खोजना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इष्टतम संयोजन खोजना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए डाटा के दो सेटों के बीच इष्टतम संयोजन खोजना चाहते हैं। ओके, और क्या बोला हुआ है? रंग और पैटर्न उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जो मूल्यों की समान श्रेणी में हैं। वैसे तब उपयोगी होते हैं जब आप डेटा के दो समान, अब देखिए लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और सरफेस चार्ट। तो पाई चार्ट तो एक ही प्रकार के डेटा या श्रेणियों सीरीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। और बार चार्ट का इस्तेमाल होता है कंपैरिजन करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। अब अच्छा इष्टतम संयोजन या क्या बोलना है कि भाई एक तरह से आप एक रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहते हैं। क्या खोजना चाहते हैं? रिलेशनशिप। और लाइन चार्ट का इस्तेमाल ट्रेंड के लिए होता है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो बचा क्या? डी सरफेस चार्ट। तो याद रखिएगा कि अगर डेटा के दो सेटों के बीच अगर आप एक क्या करना चाहते हैं? सह संबंध या फिर रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप सरफेस चार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर बाकी ऑप्शन दिए होते तो हमें सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ दिया नहीं गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए, ध्यान दीजिए। MS वर्ड 2016 में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को बड़ा करने और अन्य अक्षरों को लोअर केस में छोड़ देने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। तो देखिए अन्य अक्षरों को लोअर केस में छोड़ दें, पहले अक्षर को बड़ा कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रत्येक शब्द के, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कैपिटलाइज ईच वर्ड का। तो भाई कैसे करेंगे? होम टैब पर फ़ॉन्ट ग्रुप में चेंज केस पर क्लिक करें, वह टेक्स्ट चयन करें जिस पर आप केस बदलना चाहते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प पर क्लिक करें और चूज़ ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? मतलब प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, तो प्रक्रिया में क्या है? सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस पे हम क्या करना चाहते हैं? केस बदलना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? फ़ॉन्ट टैब पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? चूज़ ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन को चूज़ करेंगे और फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। फिर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले B, फिर A, फिर D और फिर C, और जो कि है A में। तो इस पूरे के पूरे मतलब जो ऊपर काम करने को बोला गया है उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? पहले हम B पे जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पर जाकर फ़ॉन्ट ग्रुप में जाकर चेंज केस पर क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन चुनेंगे और फिर किस पर क्लिक कर देंगे? कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आंसर हो जाएगा A आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डैश एक उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, उसकी तस्वीर लेना, जानकारी को डिजिटलाइज करना और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत करना है। तो देखिए प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर एंड स्कैनर। ध्यान दीजिए स्कैनर। तो अब यहाँ पर क्या गया है?
डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। तो प्रिंटर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर ये तीनों क्या स्कैन नहीं करते, तो बचा क्या, डी, स्कैनर। चौथा, अगला इंडेंट, वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट को कैसे रखा जाता है। तो एक्चुअली एमएस वर्ड है बेसिकली इंडेंट कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं। ध्यान दीजिए, वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एमएस वर्ड में जो इंडेंट नॉर्मली इस्तेमाल होता है वो होता है क्षैतिज। तो आंसर हो जाएगा ए, क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर नहीं होता, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल। ज्यादातर कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है। और हम सभी जानते हैं सिंगल नहीं, 1.15, 1.5 और डबल। तो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है मल्टीपल, क्या होती है, मल्टीपल। और मल्टीपल की वैल्यू कौन सी होती है, 1.15, जो कि ऑप्शन बी में दी गई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2016 के रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में उपस्थित मोर ऑप्शन में कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में मतलब फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में गए, तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के अगर हम मोर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेआउट तो अलग से टैब होता है और रिव्यू भी अलग से टैब है, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो डायलॉग बॉक्स के अंदर की बात करें तो मिलेगा फॉर्मेट, स्पीकर और सर्च विकल्प। तो आंसर हो जाएगा 2। ओके, याद रखिएगा। तो अगला देखते हैं, एमएस वर्ड 2016 में बिब्लियोग्राफी विकल्प डैश मेनू टैब के अंतर्गत दिखता है। तो पहले पूछा गया टैब, पूछा हुआ है, क्या पूछा है, टैब। तो व्यू टैब है, होम टैब है, रिव्यू टैब है और रेफरेंस टैब है, मतलब चारों। अब पूछा गया है बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी कहाँ मिलता है, बिब्लियोग्राफी में मिलता है रेफरेंस में। कहाँ मिलता है, रेफरेंस में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए अगला देखिए, पिवोट टेबल किसके लिए उपयोगी है। पिक्चर मैनिपुलेशन कार्यों का निर्माण करना, डेटा की छोटी मात्रा को समझना, असीमित क्रॉस टेबुलेशन बनाना और जानकारी को कैप्चर करने और सामग्री को फाइल के रूप में सहेजने। तो पिवोट टेबल का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है हमारा क्या, वर्चुअल टेबल क्रिएट करना। क्या करना, वर्चुअल टेबल क्रिएट करना। किसके लिए, डेटा को समराइज करने के लिए। डेटा को क्या करना है, हम समराइज करना चाहते हैं। और यहाँ जो वर्चुअल टेबल है इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉस टेबुलेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस टेबल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा, असीमित क्रॉस टेबुलेशन बनाना। क्या हो जाएगा, असीमित। हम कितनी भी वर्चुअल टेबल बना सकते हैं जहाँ पर हमारे काम की जानकारी को दिखाया जाएगा। ओके, अब देखते हैं 49, एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल विकल्प डैश मेन्यू टैब के अंतर्गत दिखता है। तो फिर टैब पूछा हुआ है, तो देखिए होम, डेटा, इंसर्ट एंड फार्मूला, यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे टैब होते हैं। तो अब क्या पूछा गया है कि भाई ये हमें पिवोट टेबल कहाँ मिलती है। तो पिवोट टेबल क्या है, डेटा को समराइज, तो यहाँ पर मिलती है हमें किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर। याद रखिएगा, पिवोट टेबल कहाँ मिलेगी, इंसर्ट के अंदर मिलेगी। तो अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट का प्रयोग बाईं ओर से पैराग्राफ को इंडेंट, बाईं ओर से पैराग्राफ को इंडेंट करने कैसे लागू करते हैं। तो बाईं ओर से इंडेंट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी, कंट्रोल क्यू और कंट्रोल एम। तो इंडेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं से भी हो। तो कंट्रोल ए ओपन करने के लिए नहीं, कंट्रोल बी प्रिंट करने के लिए नहीं, कंट्रोल क्यू भी नहीं। तो आंसर है कंट्रोल प्लस एम। तो एमएस वर्ड में इंडेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एम। तो आंसर हो जाएगा चौथा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो सक्षम बैठकों में दो अलग अलग प्रकार से होती है, दो अलग अलग प्रकार से होती है। तो ध्यान रखिए, या तो पॉइंट टू पॉइंट, या तो पॉइंट टू पॉइंट, या क्या हो जाएगा, मल्टी पॉइंट। या तो पॉइंट टू पॉइंट होगी या एक से मल्टीपल पॉइंट होगी। तो आंसर हो जाएगा ए। अब इसको इस तरह समझिए कि जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करेगा या एक व्यक्ति कई सारे लोगों से बात करेगा। तो एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट, और कई सारे लोगों से कर रहा है तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला, डैश फीचर दर्शक को अपने शेड्यूल की सुविधा के अनुसार चयनित मूवी या टीवी देखने की अनुमति देता है। तो दर्शक अपने हिसाब से देख रहा है, तो देखिए ऑनलाइन, ऑन डिमांड, लाइव एंड ऑफलाइन। तो भाई अपने शेड्यूल के हिसाब से देख रहा है, मतलब अपने हिसाब से ऑन डिमांड देख रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको हमारा ये तरीका सही लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक करिए। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से कई सारे पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। इस पेपर का अनसॉल्व वर्जन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।